मंत्री है, कोई एमएलए है, एमपी है ना, गांव में सरपंच है, मुखिया है। उसी प्रकार इन 9 ग्रहों को एक पोर्टफोलियो दिया गया है। ये हमारे कर्मों का फल देने के लिए विधाता द्वारा डिप्यूटेड है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं 9 ग्रहों को। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। तो राजा का क्या गुण होता है? यानी मान सम्मान उनके पास होता है, वैभव होता है, हर प्रकार की संपन्नता होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो सूर्य प्रधान लोग जो भी इस संसार में हैं वे ऊंचे पोजीशन पे मिलेंगे। एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी कंपनी का डायरेक्टर, सीईओ, ये सब सूर्य की कृपा से मिलता है। यानी आप में से, हम में से जिनको भी इस प्रकार की सुख सुविधाएं चाहिए तो उनको अपने कुंडली का सूर्य मजबूत करना पड़ेगा। तो आज मैं 9 ग्रह की शुभता का उपाय भी बताऊंगा और वेबिनार के लास्ट में 2 एक्सीलेंट रेमेडी बताऊंगा। उसमें जो शुरू में मैंने 2 प्रश्न किया था उसका भी पूरा जवाब आपको शुरू से लास्ट तक मिलता रहेगा। आप खुद ही डिसीजन ले पाएंगे कि भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ, और भाग्य को हम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत सारे आए लोग जो भाग्य को बदल दिए। सावित्री का नाम हम सभी ने सुना होगा, है ना। सबकी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए, अब सूर्य क्या है? डिसिप्लिन का कारक है। तो अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो सूर्य की बहुत ज्यादा कृपा आपको नहीं मिलेगी। सूर्योदय के पहले जगना पड़ेगा, रात्रि में समय से सोना पड़ेगा, भगवान सूर्य को अर्घ्य भी देना पड़ेगा। और ग्रहों का मंत्र जब भी होता है, हर ग्रह के वैदिक और तांत्रिक मंत्र होते हैं, तो ओम गृणी सूर्याय नमः या ओम श्राम श्रीम, बहुत सारे मंत्र हैं। गायत्री मंत्र का भी लोग जप करते हैं, ये सब सूर्य का मंत्र है। तो इन सभी से आप सूर्य की कृपा पा सकते हैं। लेकिन ये सब जो वैदिक रेमेडी है ये 10% भी लाभ देता है और किसी को 100% भी लाभ देता है, क्योंकि इसमें श्रद्धा और भावना आपका प्रधान रूप से काम करता है। और एक मैं रेमेडी बताऊंगा जो ज्यादा काम करता है आज के डेट में। अब सूर्य के पिता का नाम कश्यप है, महर्षि कश्यप के, और माता अदिति के संतान हैं भगवान सूर्य देव। दूसरा ग्रह चंद्रमा है। तो चंद्र प्रधान लोग बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। चंद्रमा माता का कारक है, जैसे सूर्य पिता का कारक है, राजा का कारक है, उसी प्रकार चंद्रमा माता का कारक है। अब माँ में क्या होता है? ममत्व है, सहनशीलता है, कोऑपरेशन की भावना है। तो चंद्र प्रधान जो लोग होते हैं वे बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, यानी 10 कदम आगे बढ़ के आपकी मदद करेंगे, सहनशील होते हैं। सुख का भी कारक है, तो आपको अगर हर प्रकार का सुख चाहिए तो चंद्रमा को शुभ करना पड़ेगा। ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्राम श्रीम श्रम सह चंद्रमसे नमः। माँ का सम्मान करिए, जल का भी सेवन करिए। जल का उचित सेवन से भी चंद्रमा का तत्व आपको मिलता है। इनके पिता हैं महर्षि अत्रि और माँ है अनसुईया। तीसरा ग्रह मंगल है, एनर्जी का कारक है, ऊर्जा का कारक है, हिम्मत, साहस, पराक्रम सब मंगल के पास है। इसको सेनापति का दर्जा दिया गया है। जैसे सूर्य को राजा का, चंद्रमा को रानी का, क्वीन है, मंगल सेनापति है। तो ये पराक्रमी ग्रह है। यानी कुंडली में अगर मंगल पावरफुल हो तो सेना में उच्च पदाधिकारी बना देता है, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल या आईपीएस क्वालिफाई करा देगा। लेकिन मंगल एक सिक्योरिटी गार्ड भी बनाता है, वो कुंडली के लेवल पे डिपेंड करता है, वह भी मंगल का ही कार्य क्षेत्र है। मंगल डिफेंसिव भी होता है, ऑफेंसिव भी होता है, यानी किडनैपर भी बनाता है, मर्डर भी बनाता है। चोरी डकैती सब मंगल से ही होते हैं, और देश की रक्षा भी मंगल करता है। इनके माता पिता बहुत महान, सभी ग्रह के माता पिता बहुत महान हैं। ये भगवान विष्णु की संतान हैं और माता इनकी पृथ्वी है।
इसलिए मंगलवार को पृथ्वी की खुदाई वगैरह करना अशुभ माना जाता है। तो इसके पीछे एक कहानी भी है, उस कहानी में नहीं जाते, क्लास में बताएंगे। मंगल की शुभता के लिए अगेन मंगल के मंत्र का जप कर सकते हैं। और जो भी लाल वस्तु है, जैसे गुड़ है, मसूर की दाल है, उसमें मंगल का तत्व पाया जाता है। छोटे भाई बहन का कारक है। आप छोटे भाई बहन का हक मारते हैं, उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार आपका नहीं है, तो मंगल की शुभता में कमी आ जाएगी। बुध है, राजकुमार है, तो बुध प्रधान लोग अपनी आयु से थोड़ा कम दिखते हैं। बच्चा है, राजकुमार है, बुद्धि का कारक है, ज्योतिष का भी कारक है बुध। अगर कुंडली में बुध पावरफुल है तो आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, आप बुद्धिमान होंगे। शिक्षा का कारक है। अगर कुंडली में बुध पाप पीड़ित है तो एजुकेशन प्रभावित होगा, ड्रॉप करना पड़ सकता है, किसी प्रकार के व्यवधान आ सकते हैं। व्यवधान के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर उस पर शुभ प्रभाव है तो एजुकेशन आपका रुकेगा नहीं, बिना डिस्टर्ब हुए आप पीएचडी एमए कर सकते हैं। पाप प्रभाव भी है, शुभ प्रभाव भी है, तो व्यवधान के साथ आपका एजुकेशन आगे बढ़ेगा। तो आप चाहते हैं कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर बने, शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आए, तो बुध को शुभ करिए। बुध का रंग हरा होता है, मंगल का रंग लाल होता है, चंद्रमा सफेद है, तो हरी घास पे थोड़ा पैदल चल लीजिए, बुध के मंत्र का जप कर लीजिए। ओम बुद्धाय नमः, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सह बुद्धाय नमः, कोई भी मंत्र। इनके पिताजी चंद्रमा है और माता तारा देवी है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, इनको मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, ज्योतिष के कारक हैं, महर्षि अंगिरा और माता श्रद्धा की संतान है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, जो आगे आप देखेंगे, आप में से मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे। तो कुंडली में 5 भाव का ही कारक होता है। जैसे किसी भी हाउस को फलित करना है, उसको एनालाइज करना है, तो भाव भाव का स्वामी और भाव का कारक देखते हैं। तो कुंडली में सेकंड हाउस होता है धन का, वाणी का, कुटुंब का, उसका कारक बृहस्पति है। फिफ्थ हाउस पूर्व जन्म का, आपके शिक्षा का, बुद्धि का, संतान का, उसका कारक बृहस्पति है। महिलाओं की कुंडली में पति का भी कारक है। 9th हाउस का कारक, जिससे हम पिता देखते हैं, भाग देखते हैं, भाग देखते हैं तो दुर्भाग्य भी आता है, गुरु है। 10th हाउस प्रोफेशन का है, 11th हाउस लाभ का है। ये सभी का कारक यानी 5 हाउस का कारक जुपिटर है। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर पावरफुल है तो इन 5 हाउस को वह बैलेंस कर देता है, चाहे वहां बैठा हो नहीं बैठा हो, उस पर दृष्टि उसकी हो या ना हो, लेकिन अपने कारक भाव को प्रभावित करता है अपनी शक्ति के अनुसार। तो इसीलिए देखते होंगे कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है, धर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर, तो उसके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत सकारात्मक बदलाव आता है, क्योंकि कुंडली के 5 भाव ऐसे ही सुफलदायी होने लग जाते। ग्रह में बुध भी अच्छा फल देने लग जाता, क्योंकि शिक्षा का कारक है। एक धर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर धर्मज्ञता पूर्वक अध्ययन का काम करता है, अध्ययनरत रहता है, इससे बुध का रेमेडी हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान का कारक बृहस्पति है, बृहस्पति सुफलदायी होने लग जाते। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, डिवाइन साइंस का कोई भी फील्ड में हो, तो उसके जीवन में हर प्रकार की खुशियां आने लग जाती है, मान सम्मान, धन दौलत, ईश्वर सब उसको देने लग जाते, क्योंकि जुपिटर पावरफुल हो जाता, बुध पावरफुल हो जाता। कुंडली के 12 भाव में 5 भाव, 4th हाउस का कारक बुध भी है, तो एक हाउस और ऐड कर दीजिए, तो ये सारे लाभ मिलने लग जाते हैं। तो गुरु की शुभता के लिए अब कोई भी ग्रह को शुभ बनाना है तो उसके वार का व्रत भी कर सकते हैं। गुरुवार का व्रत करने से भी
गुरु फलदायी होते हैं। और पूजा पाठ जो हम श्रद्धा भाव से करते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो दिमाग से निकाल दीजिएगा। अपने हिंदू धर्म में इतनी सारी कुरीतियां आ गई, विधर्मियों के द्वारा वो दिया गया एक तरह से कि लोग पूजा पाठ पे भी अश्रद्धा रखने लग गए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस हाउस में ये ग्रह बैठा है तो पूजा मत करिए, ये ग्रह बैठा है तो ये नहीं। ये सब बेकार की चीजें हैं। आप एक साधारण सा एग्जाम्पल लीजिए ना, कि अगर कोई अच्छा इंसान है और उसका कोई सम्मान करता है, उसके भलाई का काम करता है, उसके फेवर में काम करता है, तो क्या वह बंदा उसकी पिटाई करेगा? तो एक मानव जब उसके साथ इंजस्टिस नहीं कर सकता, तो ये तो ईश्वर है, देवता है, भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो ये अच्छा फल देते हैं। गुरु का सम्मान करने से, ज्ञानी का सम्मान करने से भी गुरु अच्छा फल देते हैं। धर्म की रक्षा से, धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, आचार विचार संस्कार आपके अच्छे हैं, तो जुपिटर का अच्छा फल मिलेगा। और हम जो भी व्यवहार करते हैं, अभी आगे बताने वाला हूं, तो उससे हाउस भी एक्टिव होता है। जैसे आप धर्म का पालन करते हैं तो 9th हाउस धर्म का होता है, वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता है तो उस हाउस में जो भी है सब आपको मिलने लग जाता है, ईश्वर की अनुकंपा मिलने लग जाती। कोई अच्छा गुरु आपके जीवन में भगवान भेज देते, जो अपने ज्ञान से आपको ऊंचाइयों के शिखर पे ले जाते। तो गुरु का मंत्र भी जाप कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, या ओम ग्रीम बृहस्पति नमः। शुक्र है, बृहस्पति का रंग पीला होता है। शुक्र देवता ये भी ग्रह देवता हैं और असुरों के गुरु हैं, मंत्री का दर्जा दिया गया है। शुक्राचार्य बहुत बड़े तपस्वी हुए। अपने जीवन काल में इन्होंने बहुत लंबी लंबी साधनाएं की और ईश्वर से अपने लिए नहीं मांगा कुछ, हमेशा अपने शिष्यों के कल्याण के लिए ही जाए कुछ भी मांगा। शिव की लंबी साधना करके इन्होंने मृत्युंजय मृत संजीवनी विद्या प्राप्त किया था। मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से ये मृत असुर को जीवित कर दिया करते थे। पहले देवासुर संग्राम होता था, यानी देवता और दानों में भयंकर युद्ध होता था। शुक्राचार्य के आशीर्वाद से, शुक्राचार्य के प्रेरणा से या उनसे ज्ञान पाकर कई बार स्वर्ग पे असुरों ने अधिकार प्राप्त कर लिया था, क्योंकि युद्ध में जो भी असुर मारे जाते थे उसको शुक्राचार्य जीवित कर देते थे मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से। यह विद्या देवताओं के पास नहीं थी, भगवान बृहस्पति के पास भी नहीं था। तो लंबी कहानी है, ब्रीफ में बता देता हूं कि देवताओं के साथ मंत्रणा करके बृहस्पति देव ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो दानों ने बहुत मना किया था कि इसे अपना शिष्य स्वीकार मत करिए, लेकिन एक आचार्य दूसरे आचार्य के संतान को मना नहीं कर पाए। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन था, एक कमिटमेंट असुरों ने लिया था कि मृत संजीवनी विद्या इसको आप नहीं देंगे। लंबी कहानी है, क्लास में बता दूंगा। यानी वाद हो के शुक्राचार्य को इस प्रकार का मोड़ आ जाता है कि कच्छ को मृत संजीवनी विद्या प्रदान करना पड़ता है, और कच्छ के माध्यम से मृत संजीवनी विद्या फिर देवताओं के पास आ जाता है, और इस विद्या के प्रभाव से फिर देवता स्वर्ग पे आधिपत्य कर लेते हैं। शनि देव ये सूर्य और छाया की संतान है, बहुत बड़े मातृभक्त, कर्म के देवता हैं, हार्ड वर्क के कारक हैं। यानी शनि की पीड़ा अगर आपको सताती है, शनि की 7.5 ढैया महादशा अंतरदशा अगर आपके ऊपर चल रहा है, तो शनि के पास जो क्षेत्र है उसका अगर आप उचित पालन करते हैं तो शनि की कृपा मिलने लग जाती है।
ये कर्म के देवता हैं। अगर आपके कर्म में पवित्रता है, आप फोकस्ड होकर काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो शनि की महादशा या साढ़े साती या ढैया आशीर्वाद की तरह काम करता है। लेकिन साढ़े साती ढैया में संघर्ष थोड़ा आता है, क्योंकि जो भी आपने अशुभ कर्म किया है उसका फल शनि देव को देना होता है। कर्म के देवता हैं। राहु केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं। बाकी जो सूर्य से शनि तक हैं, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। राहु केतु को द्वारपाल कहा जाता है, शनि को सेवक कहा जाता है। जैसे आपके नीचे जो भी काम करते हैं, जो आपके सबोर्डिनेट है, अगर उसका आप उचित पालन करते, उसको कोऑपरेट करते, उसके साथ किसी प्रकार का इनजस्टिस नहीं करते, तो शनि की कृपा आपको प्राप्त होती है। और समाज में जो सबसे निचले स्तर का कार्य है, जैसे आपके घर से जो कूड़ा ले जाता है, रोड की सफाई करने वाला है, ये सब राहु है। तो घर से आप निकलते हैं और आपको रास्ते में या घर से निकलते ही सफाई कर्मचारी दिख जाए, तो उसको कुछ देकर आगे बढ़िए, 10 रुपए उसको दे के आगे बढ़िए, तो आपके सारे काम बनेंगे। राहु केतु का एक कहानी है, बहुत ब्रीफ में बताऊंगा, क्योंकि 1 घंटे का ही वेबिनार है, बहुत सारी चीजें आपको बताना है, इसीलिए मैंने आप सभी को म्यूट कर रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपका हम नहीं लेना चाहेंगे, है ना। स्वर भानु नाम का एक राक्षस था। तो समुद्र मंथन में जो अमृत मिला था, जब माया रूपी विष्णु भगवान अमृत का बंटवारा कर रहे थे, तो यह स्वर भानु देवता का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में शामिल हो गया था। सूर्य चंद्रमा ने बता दिया कि असुर है, भगवान विष्णु उसको काट देते हैं अपने सुदर्शन से, क्योंकि वह अमृत का पान कर चुका था। हाथ पे मिलते ही वह पान कर गया, तो मरा नहीं, अमर हो गया। तो विधाता ने इसको ग्रह का दर्जा दिया। तो ऊपर का हिस्सा राहु है और नीचे का हिस्सा केतु है। तो केतु के पास सर नहीं है, तो केतु प्रधान लोग दिल से काम करते हैं, दिमाग का उपयोग नहीं कर पाते। और राहु प्रधान लोग दिमागदार होते हैं, कैलकुलेशन उनके पास बहुत अच्छा होता है, जो उनके फेवर में होगा वो काम करेंगे। इसलिए राहु को आज के कलयुग में कहा जाता है कि नौ नौ ग्रह में सारे ग्रह मिलके जितना दे पाएंगे, अकेला राहु दे देता है। और सारे मिलके जितना आपको डैमेज करेंगे, उससे अधिक राहु डैमेज कर देता है। पापी ग्रह है। तो नीचे तबके के लोगों की सहायता करने से भी राहु अच्छा फल देता है। और भी बहुत सारे रेमेडी हैं, बताऊंगा क्लास में। अभी 1-2 रेमेडी बता देता हूं, जिससे कि आज से ही आप अपनाना शुरू करें और अपने जीवन को स्वर्ग में बनाए, सफलता प्राप्त करें। केतु, कुत्ता केतु का है, कुत्ते को भोजन देने से, स्ट्रीट डॉग को भोजन दीजिए या चींटी को आटा शक्कर दीजिए, तो इससे भी केतु अच्छा फल देता है। विप्रचित्ती इसके पिता हैं और सिंह का इनकी माता है। तो ये 9 ग्रह का बहुत ब्रीफ में इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। अब राशि पे आ जाते हैं। सेकंड पिलर मैंने बताया था, राशि है। 12 राशियां हैं। तो आकाश मंडल में ये सारे राशि जिस शकल का दिखाई दे दिए, महर्षियों ने वही उसका नाम रख दिया। यानी दूरबीन की सहायता से अगर आकाश मंडल में राशियों को देखा जाए, तो मेष राशि एरीज की तरह दिखेगा, यानी भेड़े की तरह, और उसके स्वामी मंगल हैं। तो जो मेष प्रधान लोग होते हैं, यानी जिनकी राशि मेष है, तो उसमें एरीज और मंगल का गुण पाया जाता है। मंगल क्या है? एग्रेसिव है, एनर्जेटिक है, हर कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, उसको गुस्सा भी आता है। भेड़ चाल भी चलते हैं मेष वाले, सोचते बाद में है, पहले लग जाते हैं। और ये हर राशि हमारे शरीर के एक अंग को प्रभावित करता है।
जैसे ऊपर से नीचे तक, सर से पांव तक 12 पार्ट में बांट दिया महर्षियों ने। तो मेष राशि हमारे सर को प्रभावित करता है। तो आप देखेंगे जब आपके पास कुंडली आएगी, अगर किसी का मेष राशि पीड़ित है पापी ग्रहों से, तो उसके सर में प्रॉब्लम रहेगा। माइग्रेन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, नींद की समस्या आ सकती है, मेमोरी की समस्या आ सकती है। तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी आपको बड़ी मदद करता है। यानी उस जातक के मेष राशि को ठीक आप कर दीजिए ज्योतिषीय परामर्श देकर, तो ये सब बीमारी दूर होने लगेगा। डॉक्टरी सलाह से आप मत मना करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये जो वैदिक रेमेडी है यह उसके श्रद्धा पे डिपेंड करता है। जितना श्रद्धावान होकर वह इस रेमेडी को अपनाएगा उतना ज्यादा उसको लाभ मिलेगा। दूसरे नंबर पे वृष राशि है, बैल। शुक्र इसके स्वामी ग्रह हैं और ये मुख को प्रभावित करता है। अब किसी का वृष राशि शुभ प्रभाव में हो तो सुंदर होगा, पाप प्रभाव में है तो चेहरे पे दाग धब्बे ये सब दिखाई देंगे। बैल वाले गुण पाए जाते हैं, यानी बहुत मेहनती होते हैं। लेकिन एक बार जैसे बैल को थोड़ा सा पुचकारना होता है, एक बार किसान उसको काम पे लगाता है पुचकार के, उसके बाद वो काम में लग जाता है, फिर समाप्त करके ही दम लेता है। तो वृषभ राशि वाले में भी ये गुण पाया जाता है, बहुत आज्ञाकारी होते हैं और एक बार काम में लग गए तो कंप्लीट करके ही दम लेते हैं। लेकिन एक बार उनको मोटिवेट करके लगाना होता है। एक बार अगर आपने लगा दिया तो सफलता प्राप्त कर लेंगे। सुंदर होते हैं, शुक्र का प्रभाव है, मेहनती होते हैं बैल की तरह, आज्ञाकारी होते हैं। यानी उनमें शुक्र और बैल वाले गुण पाए जाते हैं। जब राशि पढ़ाऊंगा तो बहुत एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तीसरे नंबर पे मिथुन राशि है, स्त्री पुरुष का जोड़ा है, बुध इसके स्वामी है। बुध वाले गुण पाए जाते हैं, इनमें अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के प्रति और ये गला को प्रभावित करता है। मिथुन राशि खराब तो गला खराब। लेकिन किसी भाव को जब एक्यूरेट आप प्रेडिक्ट करेंगे तो भाव, भाव का स्वामी, भाव का कारक, तीनों को देखेंगे। वो तीनों देखना हम आपको सिखाएंगे। भाव देखने के लिए देखते हैं कि उस हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, इसके स्वामी की क्या स्थिति है, इस पर किसकी दृष्टि है, यानी ग्रह का सडबल या दृष्टि देने वाले ग्रह का सडबल में ताकत देखते हैं। उसके बाद फाइनल डिसीजन पे आते हैं, तो सिखाएंगे आपको। चौथे नंबर पे कर्क है, ये छाती को प्रभावित करता है। चंद्रमा इसके स्वामी ग्रह है। तो कर्क राशि वाले चंद्रमा की तरफ बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, भावुक होते हैं, तुरंत रोने लग जाएंगे बेचारे, बहुत ज्यादा सेंटिमेंट, लेकिन बहुत अच्छे इंसान होते हैं। चंद्रमा वाले सारे गुण पाए जाते हैं। यानी आपका उनमें सहनशीलता होती है, आपको बहुत ज्यादा कोऑपरेट करेंगे। आपने उनका नुकसान भी किया है तो आपको माफ कर देंगे, माफ करने की कोशिश करेंगे। जल वाला गुण है, यानी जल को जिस पात्र में आप रखते हैं वह उसी का रूप धारण कर लेता है। तो चंद्र प्रधान लोगों को जिस सोसाइटी में रख देंगे उस सोसाइटी में वो अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे माँ होती है ना, बच्चा नालायक है, लायक है, सबके साथ अपने आप को एडजस्ट करती है। बच्चा तंग करता है फिर भी उसकी सेवा में लगी रहती है। माँ की कभी छुट्टी नहीं होती ना, छुट्टी वाले दिन माँ का सबसे ज्यादा काम होता है ना। सिंह राशि, सूर्य इसका स्वामी ग्रह है। सिंह राशि वाले थोड़ा स्वाभिमानी होते हैं। सूर्य भी अग्नि प्रधान ग्रह, राशियों का भी तत्व होता है। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु आगे आप पढ़ेंगे। तो सिंह अग्नि तत्व में आता है। अगर आपने इनको छेड़ दिया तो फिर ये आपको छोड़ेंगे नहीं, झुकेंगे भी नहीं, टूट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। तो हमारे शरीर के अंग में पेट का इस पे असर इसका पड़ता है। अगर कुंडली में सिंह राशि पाप पीड़ित है तो पेट से रिलेटेड समस्या रहेगी, गैस बनता रहेगा, अग्नि का प्रभाव रहेगा, इनडाइजेशन हो सकता है।
महिला है तो गर्भपात की भी समस्या हो जाती, अगर वह पाप पीड़ित है, गर्भ ठहरता नहीं। इसका उपाय कर देंगे, ज्योतिषीय उपाय, तो थोड़ा सुधार आ जाएगा, ठीक होने लग जाएगा। कन्या राशि 6ठे नंबर पे, बुध इसका स्वामी, नाभि कमर पे इसका होता है। तो इसी प्रकार 12 के 12 राशि हमारे शरीर के जो 12 अंग में डिवाइड किया महर्षियों ने, 12 अंगों पे इसका अपना प्रभाव होता है। अब जैसे 10वीं राशि मकर है, 10वें नंबर पे शनि इसका स्वामी है, घुटना पे ये प्रभाव करता है। अब जैसे आज के डेट में घुटनों का पेन होने लग गया, एक तो समय का प्रभाव है, कम उम्र में अगर घुटना पेन करने लग गया, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं, तो जब तक उनके मकर राशि को और शनि को आप ठीक नहीं करेंगे, घुटना ठीक नहीं होगा। ठीक कर देंगे, बहुत सुधार आ जाएगा, थोड़ा सा दवा खाएंगे ठीक हो जाएगा। यानी ये वैदिक रेमेडी जो होता है ना, दुआ की तरह काम करता है। तो दवा के साथ जब दुआ चलता है तो व्यक्ति फटाफट ठीक हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। अंतिम राशि मीन राशि है, दोनों पैर पे। अब मीन राशि किसी का पाप पीड़ित है, गुरु भी पाप पीड़ित है, तो पैर कट जाता है, एक्सीडेंट वगैरह। गुरु को ठीक कर दिया, मीन राशि को ठीक कर दिया, सुधार आ जाता है, बच जाते हैं। इसीलिए तो एस्ट्रोलॉजी को क्या कहा जाता है कि इट इज गाइडेंस फॉर फ्यूचर। अब डॉक्टर तो बीमारी तब बताएगा जब उसके पास आप जाएंगे कोई परेशानी लेके, 2-4 टेस्ट कराएंगे, फिर बता पाएंगे, है ना। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर 10 साल पहले बता सकता है कि आपके पेट में ये बीमारी आएगी, या आपका गर्भ नहीं ठहरेगा, इस उम्र में सर से रिलेटेड परेशानी आएगी, एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। वो आगे आप सीखेंगे, क्योंकि ग्रह अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में जब आते हैं तब फल देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर 10 साल पहले देख लेता है कि अमुक हाउस या अमुक ग्रह इस पीरियड में एक्टिव हो रहा है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में, तो वह सर को प्रभावित करेगा या पेट को प्रभावित करेगा। पाप पीड़ित है तो बुरे रूप में, अच्छा है तो उस हाउस को एक्टिव करके उसमें जो अच्छाइयां हैं वो सब आपको देगा। ठीक है। तीसरे नंबर पे हमने नक्षत्र आपको बतलाया था। ये सब याद करके आइएगा क्लास में, फर्स्ट डे से ही एक्टिव रहिए, तो 3 महीने में ही हम आपको बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना देंगे, सारी प्रैक्टिकल चीजें आपको बताएंगे। अब जो किताब की बातें वो याद तो करना पड़ेगा, 9 ग्रह याद करने पड़ेंगे, जो 12 राशि हमने बताया स्वामी के साथ याद करने पड़ेंगे। ये सब मेन मेन चीज मैंने आपको ये बताया है, ये सब याद कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग हम आपको दे देंगे, कल रिकॉर्डिंग आ जाएगा आपके ग्रुप में। रिकॉर्डिंग की सहायता से इसका नोट तैयार कर लीजिएगा, ये बड़ी मदद करेगा, ये पिलर है। तो जैसे अभी मैंने बताया था कि महर्षियों ने शरीर को 12 पार्ट में डिवाइड किया और हर पे एक राशि का स्वामित्व दिया। अगेन उन्होंने इसको 27 पार्ट में डिवाइड किया और हर का स्वामित्व एक नक्षत्र को दिया। शरीर के हर एक अंग को एक नक्षत्र प्रभावित करता है। जैसे अश्विनी है, भरणी है। अब भरणी का प्रभाव दोनों पैर पे होता है, तो शुरू हुआ है कृतिका से। जोडियक में पहला नक्षत्र तो अश्विनी है, 0 डिग्री से 30 डिग्री तक, 360 डिग्री होता है ना। आकाश को एक वायु, आकाश मंडल को अगर आप एक वृत्त माने तो उसका मान 360 डिग्री होता है। जैसे अभी राशि आपने पढ़ा था, तो हर राशि का मान 30 डिग्री है, तो 12 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 पूरा हो जाता है। तो अगेन हमारे शरीर का उन्होंने 27 पार्ट कर दिया, 27 हिस्सों में बांट दिया।
कृतिका स्वर को प्रभावित करता है। अब किसी की कुंडली में कृतिका नक्षत्र में कृतिका के स्वामी सूर्य देव होते हैं, राहु बैठा हुआ है, तो अगेन सर से रिलेटेड समस्या आएगी। तो बताएंगे क्लास में अच्छी तरह 27 नक्षत्र को डिफाइन करके। एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 कला होता है, और एक नक्षत्र को 4 पार्ट में अगेन बांटा गया, 4 चरण। 13 डिग्री 20 कला को डिवाइड करेंगे 4 से तो 3 डिग्री 20 कला आएगा, और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी 27 नक्षत्र उसके 4 चरण, तो 108 आएगा। यानी 108 में पूरा ब्रह्मांड कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए मनकों की माला 108 होती है। जैसे आप रेमेडी के तौर पे किसी को बोलते हैं ना कि एक माला जाप कर लो, यानी 108 बार जाप कर लो, तो पूरा जोडियक पूरा हो जाएगा, उस मंत्र का कंप्लीट लाभ मिलेगा। बताएंगे, यह भी बताएंगे। तो याद करना पड़ेगा अश्विनी से लेकर, इसको तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया है। 27 नक्षत्र और 9 ग्रह। तो एक ग्रह के हिस्से में 3 नक्षत्र आ गए, 27 डिवाइडेड बाई 9, 3। तो हर ग्रह को 3 नक्षत्र का स्वामित्व दिया गया। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं, ये अश्विनी है, अश्विनी, मघा और मूल, इन तीनों के स्वामी केतु हैं, और इनकी महादशा 7 साल की होती है। विश्वोत्तरी दशा आती है, सब आप पढ़ेंगे। केतु की दशा 7 साल के लिए होता है। तो याद करना पड़ेगा आपको, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, ये 9 हो गए एक पार्ट में। फिर 10वां से ऊपर से आ जाए 18 तक, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, दूसरे रो में आ गए। तीसरे रो में ये आ गया, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। सीरियल वाइज एक बैठक में 9 नक्षत्र को याद कर लें, फिर दूसरे बैठक में अगेन दूसरे 9 नक्षत्र को, तीसरे बैठक में तीसरे 9 नक्षत्र को याद करिए। तो 27 नक्षत्र 3 बैठक में, और जो अध्ययनरत हैं, जिनको पढ़ने की आदत बनी हुई है, घंटा 2 घंटा डेली पढ़ते हैं, तो एक बैठक में याद कर लेते हैं। हम लोग शुरू में ही इसको याद कर गए थे, यानी एक सांस में 27 नक्षत्र बोलना बड़ी आसान चीज हो जाता है, आपके लिए भी हो जाएगा। तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद रहेगा तो आपको पता रहेगा कि मूल ग्रह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, अश्विनी ग्रह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। अगर उस अंग में परेशानी है तो उस नक्षत्र को ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के बहुत सारे रेमेडी हम आपको बता देंगे। पेड़ पौधे भी होते हैं हर नक्षत्र के, हर ग्रह के होते हैं। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि शनि से खूब ज्यादा लाभ लेने के लिए नीलम ही पहना जाए। आप शनिवार वाले दिन पीपल का पौधा लगा दीजिए, अमावस्या वाले दिन पीपल का पौधा लगाइए, उसकी सेवा करिए, फिर देखिए शनि की कितनी शुभता आपके जीवन में आती है। जो रत्न देगा लाभ, उससे कई गुना ज्यादा लाभ वो आपका धर्म में और सोशल कार्य दे देगा, सब बताएंगे आप। उसी प्रकार 27 नक्षत्रों के भी पेड़ होते हैं। जो मुहूर्त बताऊंगा उस मुहूर्त में उस पेड़ को लगाइए, बहुत लाभ मिलेगा। पंचक नक्षत्र का नाम आप सभी ने सुना होगा, यानी पंचक नक्षत्र 5 नक्षत्र, पंचक 5। तो लास्ट के जो 5 हैं, ये धनिष्ठा से, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, इनको पंचक नक्षत्र कहा जाता है। धनिष्ठा के तीसरे चरण से प्रारंभ होता है पंचक। तो पंचक में 100 दान नहीं करते, लेकिन 5 दिन तो 100 को नहीं रखा जा सकता है। तो क्रीमेशन ग्राउंड में जो पंडित जी होते हैं, तो इसके उचित कृत करके फिर 100 दाह किया जाता है। अगर नहीं किया तो कहा जाता है कि उनके परिवार में 5 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। ये पंचक नक्षत्र है, यानी हर काम 5 बार पूर्णावृत हो जाता है, रिपीटेशन हो जाता है। कुछ विशेष कार्य वर्जित होते हैं पंचक में।
जैसे पुराने जमाने में दक्षिण दक्षिण दिशा की यात्रा करना, चारपाई बुनना, वो आजकल तो नहीं होता, उनको दूसरे चीज से जोड़ दिया गया, देश काल पात्र के अनुसार बता दें। गंडमूल नक्षत्र का नाम आप सभी ने सुना होगा, बड़ी लोग डरते हैं, डरने की बात तो नहीं है। तो जिस नक्षत्र का स्वामी केतु है, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला, रेवती, ये 6 हैं जिसके स्वामी केतु और बुध हैं, जो सबसे ऊपर में है, ये सबसे ऊपर में अश्विनी, मगहा, मूल, इसके स्वामी केतु हैं। और जो सबसे नीचे है, देखिए, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इन 6 नक्षत्र में अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो ये मूल संज्ञक नक्षत्र है, इसकी शांति करानी होती है। 27 नक्षत्र है, बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह उस जातक का जन्म नक्षत्र कहलाता है, और जो ग्रह उसका स्वामी है उसका स्वामी ग्रह ये ग्रह कहलाता है। तो बच्चे के जीवन में राशि स्वामी का, नक्षत्र का, जन्म नक्षत्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी किसी जातक का जन्म अगर रेवती में हुआ है, मान लेते हैं ये 6 नक्षत्र है ना, कोई भी नक्षत्र को मान लीजिए, रेवती को मान लीजिए, ज्येष्ठा को मान लीजिए, अश्लेषा को मान लीजिए, इन तीनों में से किसी नक्षत्र में अगर जातक जन्म लेता है तो जन्म नक्षत्र 27 में से किसी नक्षत्र में, और नक्षत्र स्वामी उसको जीवन भर प्रभावित करेंगे। तो ग्रहों की शुभता में जो नक्षत्र स्वामी है उनकी शुभता का भी उनको उपाय करना चाहिए। और जिस नक्षत्र में उन्होंने जन्म लिया है उस नक्षत्र से रिलेटेड 1-2 साधारण सा वैदिक रेमेडी भी उनको करना चाहिए, बताऊंगा सब। तो 27वें दिन अगेन वो नक्षत्र आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि पहला दिन अश्विनी है, तो चंद्रमा 1 दिन 1 रात यानी लगभग 24 घंटा लगभग है, ये चंद्रमा की चाल पे डिपेंड करता है। तो 1 दिन रात वह अश्विनी में ट्रांजिट कर रहा है। तो अश्विनी के बाद भरणी, कृतिका, इस प्रकार रेवती के बाद फिर 27वें दिन वह अश्विनी नक्षत्र में आ जाएगा। तो जन्म के 27वें दिन गंडमूल नक्षत्र की शांति करानी होती है। इसके 4 चरण हैं, 2 चरण ज्यादा कष्टदायक होता है, 2 चरण में लाभ भी होता है, लेकिन किसी भी चरण में जातक जन्म ले शांति करवा देना चाहिए। बहुत सारे लोग कुंडली नहीं दिखा पाते जातक के जन्म के साथ ही। तो बाल रूप का कारक चंद्रमा होता है, 12 वर्ष तक इसका प्रभाव अधिक होता है। तो 12 वर्ष के पहले अगर पता चल गया तो शांति जरूर कराना चाहिए। 12 वर्ष से अधिक उम्र हो गया है तो चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं रहता, तो नहीं भी अगर कराता है तो चलेगा। लेकिन पूजा पाठ का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। श्रद्धा भाव से अगर वह पूजा पाठ कराता है तो अच्छी बात है, कराना चाहिए, आपको नहीं रोकना चाहिए, कराने दीजिए। पंडित जी आएंगे, श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करा के जाएंगे, लाभ ही मिलेगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अब प्रश्न आता है कि जन्म के 27वें दिन नहीं किया तो कब करें? तो जन्मदिन वाले, जन्मदिन जो आता है, अंग्रेजी वाला जन्मदिन तो अलग होता है, आजकल उसकी ज्यादा प्रधानता है कि 10 जून को जन्म लिया तो लोग अपना बर्थडे जन्म 10 जून को मनाते हैं। 27 अप्रैल को जन्म लिया तो 27 अप्रैल को मनाते हैं। लेकिन अपना वैदिक जो रूल है वो कुछ अलग है। उस तिथि उस डेट के आसपास
जब चंद्रमा उस नक्षत्र में आता है तो उसकी प्रधानता ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि किसी का जन्म 10 जून को हुआ है मूल नक्षत्र में, तो कोई जरूरी नहीं है कि 10 जून को चंद्रमा मूल नक्षत्र में हर साल रहेंगे। 2 4 5 7 10 दिन पहले भी आ सकते हैं, 2 4 5 7 दिन बाद में भी आ सकते हैं। तो जन्म नक्षत्र के आसपास जब चंद्रमा मूल नक्षत्र में आए तो वो आपका एग्जैक्ट जन्मदिन है। उस दिन मनाइए, पूजा पाठ करिए, ज्यादा लाभ मिलेगा। दूसरे नंबर पे तिथि आ जाता है, डेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तिथि है। शुक्ल पक्ष का 10वीं तिथि है, तो जन्मदिन के आसपास जब शुक्ल पक्ष का 10वीं तिथि आए तो उस दिन बर्थ डेट से रिलेटेड कुछ कृत करिए, पेड़ पौधा लगा दीजिए, गरीब को कुछ भोजन करा दीजिए, मंत्र जप कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, बड़ी लाभ मिलेगा। पंडित जी को बुला के भी कर सकते हैं। वैसे खुद करने का लाभ ज्यादा होता है, क्योंकि हर मंत्र के साथ जो आपकी श्रद्धा है, भावना है, जो विचार है, जिस पर्पस से आप बैठे हैं वो उस पर्पस से रहता है, उस पर्पस पे आपका मन ध्यान केंद्रित रहता है, तो लाभ ज्यादा मिलता है। देखिए ये हाउस है, चौथे नंबर पे मैंने हाउस बताया था। हाउस मीन्स घर, हिंदी में इसको घर बोलते हैं, भाव बोलते हैं, इंग्लिश में हाउस बोलते हैं। आप यह समझिए कि संसार में जितने पदार्थ हैं, जहां भी आपका मन विचार जा सकता है, इन 12 घरों में है। या इस रूप में समझिए, जैसे कहते हैं ना कि यह संसार भगवान का बगीचा है, ये संसार भगवान का घर है। तो इस संसार में भगवान ने 12 घर बना रखा है, इक्वली 12 पार्ट में डिवाइडेड है। यह आकाश मंडल, यह पृथ्वी, जिस रूप में आप समझते हैं, समझने की भाषा में आपको बता रहा हूं। डिफिनीशन तो फिर मैं बताऊंगा, मटेरियल भी भेज दूंगा आपको याद करने के लिए। तो जहां भी आपका विचार जाता है, इन 12 घरों में ही कहीं ना कहीं मिलेगा। आपका स्वास्थ्य, रोग, आयु, मृत्यु, माता पिता, पति पत्नी, व्यापार, कैरियर, अमृत, विष, मकान, गाड़ी, घोड़ा, जो भी जहां भी विचार जाता है, मनुष्य, देवता, राक्षस, इन 12 घरों में आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो हर हाउस को थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। पहला घर है ये फर्स्ट हाउस, ब्रीफ में हमने लिख दिया फर्स्ट हाउस। जन्म के साथ जो भी चीजें आपको मिलती है जन्मगत, वो सब इसी में है। आपका स्वास्थ्य, आपकी पर्सनालिटी, मान सम्मान, जीवन में ऊंचाइयां, सुख दुख, आप कितने संकल्पवान हैं, कितना डिटर्मिनेशन आपका स्ट्रोंग है, आप कितने डेडिकेटली किसी काम को करते हैं, आपके आचार विचार संस्कार कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है। यानी किसी व्यक्ति को जानना है तो उसका फर्स्ट हाउस बता देगा। बहुत डिटेल्स में बताएंगे क्लास में। अब जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट हाउस में किसी का मंगल बैठा है, तो जहां तक मंगल से प्रभावित होगा उसको गुस्सा जल्दी आ सकता है। लेकिन अच्छी बातें क्या है कि जहां तक मेहनती होगा, हिम्मत वाला होगा, तो उसके गुण अच्छे हो या बुरे हो फर्स्ट हाउस से जानेंगे। जो बृहस्पति बैठा हुआ है मीन राशि में, धनु राशि में जो उनकी अपनी राशियां हैं, या कर्क राशि में जिसमें वे उच्च के होते हैं, तो जातक बहुत ज्ञानी होगा, धर्मज्ञ होगा, डिवाइन साइंस में हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, धर्म उपदेशक हो सकता है, टॉप क्लास का एस्ट्रोलॉजर हो सकता है।
उसके आचार विचार संस्कार होंगे, अच्छे होंगे। यानी फर्स्ट हाउस से उस व्यक्ति को आप जानते हैं। सेकेंड हाउस है व्यक्ति के पास कितना धन है, जीवन में कितना धन आएगा, इसकी वाणी कैसी है, कुटुंबों में इसकी क्या हैसियत है, ये सब सेकेंड हाउस बता देगा। अब सेकेंड हाउस में किसी का राहु बैठा है, शनि के साथ है, शनि की दृष्टि में है, तो झूठ बोलेगा, अनर्गल वार्तालाप करेगा। मंगल में ऊर्जा है, मंगल बैठा है तो उसके वाणी में अग्नि होगी, तुरंत उसको गुस्सा आएगा, फिर वाणी से अग्नि निकलने लग जाएगी। गुरु बैठा है तो ज्ञानमयी बातें करेगा। बुध बैठा है तो बहुत स्पष्ट वाणी होगी, बुद्धि वाली बातें वो बचपन से ही करेगा। तो सेकेंड हाउस बतला देता है कि जातक की वाणी कैसी है। महिला की कुंडली में अगर सेकेंड हाउस बहुत अच्छा होता है या फोर्थ हाउस बहुत अच्छा होता है तो पति का सुख वह खींच के लाता है। पति उसको छोड़ना भी चाहेंगे तो उसके जो कुटुंब के लोग होंगे कहेंगे तेरी हम तुम्हारी पिटाई कर देंगे, तुमको छोड़ देंगे लेकिन बहू को हम नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छी है हमारी बहू। ऐसा होता है। थर्ड हाउस, अब थर्ड हाउस आपके मित्र का भी होता है। आपको जीवन में कैसे मित्र मिलेंगे। पड़ोसी का होता है, कैसे पड़ोसी अच्छे मिलेंगे बुरे मिलेंगे। अब थर्ड हाउस में पापी प्लानेट तो अच्छा फल देता है, लेकिन अगर वह पाप दृष्टि या युति में आ गया तो सब गड़बड़। जातक ज्यादा ही निगेटिव रूप में पराक्रमी हो जाता है, पड़ोसी अच्छे नहीं मिलते, मित्र अच्छे नहीं मिलते। और शुभ ग्रहों का प्रभाव है, जुपिटर को 100% बेनिफिक प्लानेट माना गया है। बृहस्पति दूसरे नंबर पे, शुक्र, चंद्रमा और बुध को यानी ओकेजनली शुभ और अशुभ दोनों कहा गया है। जैसे चंद्रमा और बुध, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष के षष्ठी से लेकर शुक्ल पक्ष के पंचमी तक जन्म है, तो चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा नहीं रहता है, चंद्रमा घटता बढ़ता है। चंद्रमा आपका मन है, तो अगर आप गलत आदमी के संसर्ग में हैं, उठना बैठना आपको गलत आदमी के साथ हो रहा है, तो आपके मन में बुरी बातें आएंगी। तो उसी प्रकार चंद्रमा अगर पापी ग्रह के साथ बैठ जाता है तो वह पापी हो जाता है, और शुभ ग्रह के साथ बैठता है तो शुभ हो जाता है। उसी प्रकार बुध है, राजकुमार है, बच्चा है, और बुद्धि का कारक है। बच्चा अगर बुरी संगति में फंस गया बुरा हो जाता है। आप भी अगर फंस गए तो आपकी बुद्धि में मलिनता आ जाती है। किसी गंदे आदमी के संसर्ग में है तो बुद्धि मलिन हो जाता है, आप में भी गंदगी आने लग जाती है। तो बुध अगर पापी ग्रह के साथ बैठा है तो वो पापी हो जाता है, अच्छे ग्रह के साथ बैठा है तो अच्छा फल देता है, शुभ कहलाता है। तो सीजनल शुभ और अशुभ है दोनों। और एक चीज जान लीजिए कि जिस हाउस पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है उस हाउस की चीजें आपको आसानी से मिलेगी, और जिस हाउस पे पाप प्रभाव है उस हाउस की चीजें आपको थोड़ी डिफिकल्टी से मिलेगी, मेहनत करना पड़ेगा। जैसे सेकंड हाउस मैंने धन भाव बताया था, अगर इस पे पापी ग्रहों का प्रभाव है तो धन कमाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। पापी प्लानेट है तो हो सकता है साम दाम दंड भेद नीति सभी के अपनाने से वो धन दे। वो कुंडली बता देती है कि धन किस तरीके से आएगा, सत्य के रास्ते से आएगा या असत्य के रास्ते से आएगा। तो इसलिए तो एस्ट्रोलॉजी है। धन की कमी है, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो आपको बता देगा कि धन कैसे आएगा आपके जीवन में।
तो थर्ड हाउस अगर पाप पीड़ित है, थोड़ा दोस्ती वगैरह पे ध्यान रखिएगा, दिक्कत आ सकती है। पराक्रम का है, पापी प्लानेट आपको पराक्रमी बनाते, मेहनती बनाते। फोर्थ हाउस ये सुख का है, गाड़ी का है, मकान का है, मन का है। अब किसी के फोर्थ हाउस में पापी ग्रह है और कोई पापी ग्रह की दृष्टि या युति मिल गई, तो एक पापी ही काफी होता है आपके मन को अशांत करने के लिए, और दो पापी मिल गया तो मानसिक रूप से अशांति रहेगी, मन में कोई ना कोई अशांति बनाने वाला कारण बना रहेगा, मानसिक शांति गई। माँ का है, माँ के सुख में कमी मिल जाएगी, मकान लेने में दिक्कत आएगी। अगर फोर्थ हाउस किसी का पाप पीड़ित है और उनको मकान लेना है तो रजिस्टर्ड मकान ही लीजिएगा, धोखा हो जाएगा। और आपके पास चाहे जितने पैसे हों, लेकिन बैंक से थोड़ा लोन जरूर लीजिएगा। फायदा ये होता है कि बैंक पूरा चेक कर लेता है पेपर वगैरह, धोखा की संभावना कम हो जाती है। और ऑथोराइज डीलर को ही बीच में एजेंट बनाइए, सस्ता के चक्कर में धोखा नहीं खाइए। फोर्थ हाउस पाप पीड़ित, यानी धोखा मिल सकता है फोर्थ हाउस के कारक तत्वों से। ड्राइविंग भी थोड़ा संभल के करिएगा, अगर भगवान ने पैसे दिए हैं तो ड्राइवर रख लीजिएगा। नीच के ग्रह बैठे हैं और पाप पीड़ित है, ड्राइवर रख लीजिएगा, ठीक है। फिफ्थ हाउस बुद्धि का, संतान का, पांचवा अंक पेट पे है। तो फिफ्थ हाउस से लाभ लेना है तो फिफ्थ हाउस की शुभता का उपाय करिए, उसको एक्टिव करिए। हाउस को एक्टिव करने का भी एक एग्जाम्पल अभी लेंगे, अभी ही ले लेते हैं ब्रीफ में, फिर लास्ट में तो हम बताएंगे ही एक महा उपाय ब्रह्मास्त्र, जो आपके जीवन को सुखमय बना देगा, गारंटेड। आप करिए, बड़ी आसान है, बताऊंगा। बीच बीच में तो मैं उपाय बताता ही जा रहा हूं, और पूरे कोर्स के दौरान तो मैं बताता रहूंगा, क्लास में भी और यहाँ भी, क्योंकि हम जैसे लोगों का उद्देश्य होता है कि भगवान ने कुछ पर्पस से ही हमें एस्ट्रोलॉजर बनाया, सारे काम को छुड़ा के। तो पूरे संसार को एक धर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर देके जाओ, हर सिटी में एक धर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर हो जो अपने ज्ञान से उस एरिया को प्रकाशित कर रहा हो। ये आत्मीय डिजायर होती है हम लोगों की। और जाने के पहले पूरे संसार को धर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर देके जाओ, ये आत्मीय आवाज भी होती है, इंट्यूशन भी आता है कि भगवान ने इसी पर्पस से हमें एस्ट्रोलॉजर बनाया है। और शास्त्र कहता है कि एक धर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर का पुनर्जन्म नहीं होता, और उसके 7 पीढ़ी में कोई रोगी और दुखी जन्म नहीं लेता। तो उन्होंने धर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर कहा है, ये नहीं कहा है कि एक एस्ट्रोलॉजर का पुनर्जन्म नहीं होता, उसके पहले धर्मज्ञ लगा हुआ है। यानी ईमानदारी से इस प्रोफेशन को आप अपनाते हैं, चाहे आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, धर्मज्ञता पूर्वक इस विद्या का उपयोग करते हैं, तो फिर आपके खाते में इतने पुण्य इकट्ठा हो जाता है कि फिर पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान कृष्ण ने कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्जुन को कहा था, सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान के यहाँ तो हर चीज संभव है, और वेदों का चक्षु है, यानी एक वेद पाठी को वेद पढ़ने का जो लाभ है, उससे अधिक लाभ ज्योतिष से होता है। यानी अगर मैं वेद का ज्ञाता होता तो जितना लाभ मैं समाज को, संसार को दे पाता, उससे बहुत ज्यादा लाभ एक एस्ट्रोलॉजर बनकर मैं दे रहा हूं, या आप देंगे या दे रहे हैं। अब किसी की शादी नहीं होती है, आपके पास आता है ज्योतिषीय परामर्श लेकर
जीवन को वो सुखमय बनाता, उसकी शादी हो जाती है, बच्चा नहीं हो जाता, बच्चा नहीं हो रहा है, आपने फिफ्थ हाउस को एक्टिव कर दिया, संतान आ जाते। धन की कमी है, आपने सेकंड हाउस को एक्टिव कर दिया, तो इस पर कोई ना कोई धन के रास्ते बना देते। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से आपको सारा चीज पता चलता है कि आपको व्यापार करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, आपका भाग्योदय इंडिया में होगा, विदेश में होगा, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना चाहिए या टेक्निकल प्रोफेशन अपनाना चाहिए। ये सारा चीज आपको एस्ट्रोलॉजी से बन जाता है। ये मार्गदर्शक है। रास्ता स्मूथ है तो आप गाड़ी तेज चलाते, रास्ता उबड़ खाबड़ है थोड़ा स्लो चलाते। ये सब गाइड आपको करता है ज्योतिष। जैसे बारिश होती है तो हमें छाता लेके निकलना पड़ता है, तो वर्षा का प्रभाव बहुत मिनिमाइज हो जाता, हम आराम से काम करके आ जाते, और पता ही नहीं है कि बारिश हो रही है या होने वाली है, तो हम गीला होके आएंगे ना। वर्षा का जो निगेटिव इन्फ्लुएंस है वो हम पे असर करेगा। ये मार्गदर्शक का काम करता है। इट इज द गाइडेंस फॉर फ्यूचर। बताता है गाड़ी कब तेज चलानी है, कब स्लो चलानी है। अब कुंडली में जो 6 8 12 है ना, जहाँ 6 लिखा हुआ है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, इसको त्रिक भाव कहा जाता है। यानी दुनिया के जितने निगेटिव चीज हैं ये 3 घरों में बैठा है। बहुत सारे अच्छे चीज भी हैं, कोई हाउस बुरा नहीं है, कोई हाउस अच्छा नहीं है। अगर उसको आपने पॉजिटिव एक्टिव कर दिया तो हाउस एक्टिव हो गया। जैसे ये 5th हाउस की अभी चर्चा कर रहे थे, ये पूर्व पुण्य का है। अगर ये खराब है तो जन्म जन्मांतर इस आत्मा ने जो भी बुरा कर्म किया है उस सब का फल घटित होने का समय चलेगा। अगर इसकी दशा आ गई, अच्छा कर्म करते हुए भी जीवन आपका बहुत स्लो चलेगा, पग पग पे संघर्ष, क्योंकि पास्ट वर्थ के बुरे कर्मों का फल घटित होने का समय चल रहा है। आप किसी दैवज्ञ के पास जाते हैं, धर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो आपकी कुंडली को देख के बताता है कि बेटे 5th हाउस को ऐसे ऐसे एक्टिव कर लेना है, फिर वो पूर्व पुण्य के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जीवन में खुशी आने लग जाती है। 6th हाउस है रोग ऋण शत्रु। अगर इसकी दशा आ गई, रोग आएंगे, बैठे बैठाए दुश्मन बन जाएंगे, कर्जे आ जाएंगे। जब रोग परिवार में सब रोगी होने लगेगा, आपको रोग पकड़ लेगा, काम की इफिशियंसी भी कम हो जाएगी, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। ये रोग ऋण शत्रु का है। अगर इसको आपने पॉजिटिव रूप में एक्टिव कर दिया तो एक कंपटीशन का है, आपको कॉम्पिटिटिव बनाएगा। ये जॉब का है, बड़ी अच्छी जॉब दिला देगा। आईएएस आईपीएस की कुंडली में देखेंगे 10th हाउस के साथ साथ 6th हाउस भी बड़ी पावरफुल होता है, कनेक्शन रहता है 6th हाउस का 10th हाउस से। कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे योग हैं। 6th हाउस को एक्टिव कैसे करेंगे बीच बीच में बता देते हैं, जो मैं बाद में बताने वाला हूं। अब देखिए 6th हाउस में रोग ऋण शत्रु सब भर दिया। ये दिनचर्या का है, डेली रूटीन का है। तो आप समय से जगते हैं, समय से काम करते हैं, समय का उचित मूल्य अपने लिए आप निर्धारित करते हैं, समय पे सोते हैं, डे टू डे जो रूटीन है उसका पालन करते हैं, तो 6th हाउस पॉजिटिव होने लग जाता है। यौगिक क्रियाओं का है, योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, ये सब 6th हाउस में है। आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, तो एक साधारण सी बातें हैं, हम में से हर कोई जानता है, मॉर्निंग वॉक करने से, योगा प्राणायाम करने से रोग नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये 6ठे घर में बैठा है। तो आपने 6ठे हाउस से रिलेटेड कृत करके 6ठे घर को एक्टिव कर दिया, ये पॉजिटिव रिजल्ट देने लग गया। नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग गई, एक्टिव कर दीजिए।
रोगहीन शत्रु परेशान नहीं करेंगे आप। जो दुश्मन बन रहा था वो बनना बंद हो जाएगा, कर्जे जो चढ़ रहे थे वो बंद हो जाएगा। तो हम में से हर किसी को मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। मैं बताऊंगा क्लास में, मॉर्निंग वॉक का संबंध 9 के 9 ग्रहों से है, सूर्य का संबंध 9 के 9 ग्रहों से है। अगर कोई मॉर्निंग सनरेज का सेवन करता है तो उसके 9 ग्रह शुभ होने लग जाते हैं, क्योंकि जो भी कलर है ना भगवान सूर्य की देन है। कोई पोखराज पहन रखा है, पीला रंग है ना, सूर्य में पीला रंग भी पाया जाता है। भीम जी और पढ़े हैं बचपन में, बैनी या पिनाला, सारे रंग है। तो अर्ली इन दी मॉर्निंग का जो सूर्य रेज होता है वो हमारे 9 के 9 ग्रह को ठीक करने लग जाता है, हर प्रकार का रेज मिलता है। तो जन्म के समय जिस ग्रह का रेज कम मिला था, जिससे वो ग्रह बुरे फल देने के लिए डिप्यूटेड था हमारी कुंडली में, तो उसको बल मिलने लग जाता है, शुभ रूप में, पॉजिटिव रूप, शुभ फलदायी हो जाता है। जैसे जीवन में आप चाहते हैं ना कि कम से कम संघर्ष हमारे जीवन में आए, बहुत मिनिमम आए। मानव जन्म मिला तो आएगा ही। तो 6, 8, 12 जहां लिखा है ना, इस घर को बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि छठे घर में रोग ऋण शत्रु है, 8वें घर में जो भी लंबी बीमारियां हैं, रुकावटें हैं, महामारी है, दिखते हैं, संकट है, चोट, एक्सीडेंट, सब 6, 8, 12 में बैठा हुआ। 12 में जेल यात्रा है, केस मुकदमा है, कोर्ट कचहरी है, हॉस्पिटलाइजेशन है, सर्जरी है 8th हाउस में। तो अगर इस तीनों को आपने पॉजिटिव कर दिया तो आपके जीवन में जो संकट आता है ना वो मिनिमाइज हो जाएगा, कम से कम। बताऊंगा, अभी भी बता रहा हूँ, क्लास में भी बताऊंगा। अब क्लास में 24 क्लास है, 1.5 घंटे का। क्लासेस जनरली हम म्यूट करके ही लेते हैं, बीच बीच में अनम्यूट भी कर देते। क्लास में तो सीमा रहती है समय की, बहुत ज्यादा, 1.5 घंटे का टाइम रहता है। और लास्ट में हम अनम्यूट करते हैं, और क्लास तब तक बंद नहीं होता जब तक लोगों का प्रश्न समाप्त नहीं। जो हमारे विद्यार्थी जानते होंगे, कोई भी प्रश्न आपका अनटच्ड नहीं छोड़ते हैं। 7th हाउस है, पति पत्नी का है, व्यापार का है, पार्टनर का है, साझेदारी का है। अब किसी के जीवन में मैरिटल हैप्पीनेस कितना मिलेगा, 7th हाउस बताएगा। पार्टनरशिप में नुकसान होगा, लाभ होगा, 7th हाउस बताएगा। जहां 7 लिखा हुआ है 7th हाउस, इसको ठीक कर दीजिए। 8वां, महामारी, दुख, कष्ट, बीमारी, सर्जरी, ये पैतृक संपत्ति का है, अनुपार्जित धन का है। अगर 8th हाउस को आपने एक्टिव कर दिया तो विरासत में धन मिलने लग जाएगा, अचानक धन मिलेगा, सडन इफेक्ट देता है राहु की तरह। लॉटरी लग जाएगी, शेयर्स में लाभ मिल जाएगा। और ये अगर खराब है तो एक्सीडेंट करवाएगा। ये आयु का है तो मृत्यु का भी है, ये भगवान के पास भी समय से पहले ले जाएगा। 8th हाउस में क्या है, चलिए बता ही देता हूं हाउस को कैसे एक्टिव करेंगे। 8th हाउस में आपका ज्योतिष है, जैसे 5th हाउस में भी है, 9th हाउस में भी है। क्योंकि 5th हाउस में तंत्र मंत्र है, ज्योतिष भी यहाँ है। जब 5th हाउस एक्टिव होता है, एक्टिव कैसे होता है, यानी इसके लॉर्ड की दशा आ गई, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आ गई, या इस हाउस में जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशा अंतर प्रत्यंतर आ गई, तो हाउस एक्टिव हो जाता है, वो फल देने लग जाता है। तो आपको एजुकेशन में ऊंचाइयां देने लग जाता है, डिवाइन साइंस की ओर ले जाता है। 8th हाउस है, तो 8th हाउस वाले रिसर्चर एस्ट्रोलॉजर होते हैं, रिसर्च का है। तो आईबी में, सीबीआई में, या जो भी गुप्तचर एजेंसियां हैं उनमें जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, तो उनको 8th हाउस का अच्छा फल मिल रहा है, वो एक्टिव होकर उस ऊंचाइयों पे पहुंचाया। सडन बैठे बैठा प्रधानमंत्री भी बना देगा, पीवी नरसिम्हा राव,
एट्थ लॉर्ड की दशा में प्रधानमंत्री बन गए, 10th हाउस का कनेक्शन है उनका, 8th हाउस और 10th हाउस का। तो अगर 8th लॉर्ड, मान लीजिए कि 8th हाउस है, ये है ही, और यहाँ 8 नंबर ही लिखा हो फॉर एग्जाम्पल, तो मंगल स्वामी हो गया, अभी आपने पढ़ा था। अगर 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो 6, 8, 12 का स्वामी जहां बैठेगा उस हाउस को डैमेज करेगा, और जिस भाव का भी स्वामी 6, 8, 12 में बैठ गया तो जिस हाउस का वह स्वामी है उस हाउस को डैमेज करेगा, यानी पूरा रिजल्ट देगा। अब 8th लॉर्ड का काम है डैमेज करना, तो फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो क्या डैमेज करेगा? जातक का, एप्लीकेंट का स्वास्थ्य डैमेज करेगा, यानी कोई ना कोई बीमारी उसको पकड़े रहेगी। यह व्यक्तित्व का है, तो जातक को अनैतिक बनाएगा, उसके संस्कार को खराब करेगा। वह संकल्प कुछ करेगा, थोड़े दिन बाद फिर गड़बड़ करने लग गया। जैसे उसने सोचा कि ठीक है मैं दारू नहीं पीऊंगा, 2 दिन नहीं पिएगा, तीसरे दिन पीने लग जाएगा, संकल्प में बल नहीं रहेगा। तो रेमेडी मैंने बहुत सारा वैदिक आपको बताए हैं, अभी हर हाउस के चर्चा में या ग्रह की चर्चा में मैं बताता रहा हूं। तो वैदिक रेमेडी जो होता है, जैसे मैंने कहा सूर्य को जल दे दीजिए, चींटी को आटा कर दीजिए, भगवान का ध्यान कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, व्रत उपवास कर लीजिए, मंत्र की चैंटिंग कर लीजिए, या ये पूजा करवा लीजिए, पंडित जी को बुला के ये अनुष्ठान करा लीजिए, इसका भी लाभ मिलता है। लेकिन इसमें जो लाभ मिलता है वह आपकी श्रद्धा, आपकी भावना पे डिपेंड करता है। यानी 2 महिलाएं गुरुवार का व्रत करती हैं, एक को 100% लाभ मिलेगा, दूसरे को हो सकता है 10% ही मिले। एक चींटी को आटा शक्कर देता है, कुत्ता को भोजन देता है, एक को 100% लाभ मिलेगा, दूसरे को हो सकता है 10% ही मिले। जिसके मन में ये आ रहा है कि यार कुत्ता को भोजन देने से क्या हो जाएगा, केतु कहां सुफल देने लग जाएगा, उसको लाभ कम मिलेगा। और जो विश्वास करेगा कि एस्ट्रोलॉजर ने या ज्योतिषी महोदय ने या गुरु जी ने मुझे बताया है कि कुत्ता को भोजन देने से केतु अच्छा फल देगा, तो जो इंटरनली वो विश्वास करके करेगा श्रद्धा भाव से, उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन दूसरा रेमेडी जो है 100% साइंटिफिक है। क्लास में हर हाउस का, हर ग्रह का साइंटिफिक रेमेडी भी मैं बताऊंगा। एक छोटा सा एग्जांपल बहुत ब्रीफ में लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए और आप अपने मन से भी कैलकुलेट करके 12 हाउस का लाभ ले सकते हैं। एक मैं आपके मार्गदर्शन के लिए बता देता हूं। अब 8th लॉर्ड जिस हाउस में बैठ गया, उस हाउस का अगर शुभ फल आपको चाहिए, 8th हाउस के कारकत्व को अपना लीजिए। नर्सेल में यही है। अब 8th हाउस के कारकत्व क्या है? आप साइंटिस्ट बनिए, आप रिसर्चर बनिए, आप गुप्तचर एजेंसी में जॉब करिए, या एस्ट्रोलॉजर बन जाइए। अगर एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते, नहीं बनना है, तो श्रद्धा भाव से एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करिए। वो भी नहीं करना है तो किसी धर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा के ज्योतिषीय परामर्श को फॉलो करिए। यानी 8th हाउस के कारकत्व को अगर आपने किसी रूप में अपना लिया तो फर्स्ट हाउस जो निगेटिव रिजल्ट दे रहा था वो पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएगा। ये साइंटिफिक है और 100% गारंटेड है। आप करके देखिएगा। 8th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में बैठ जाए, धन की कमी कर देगा, कुटुंब में आपका अपमान होगा, यानी कोई अहमियत परिवार में आपकी नहीं रहेगी, आपकी वाणी में दोष रहेगा। आप एस्ट्रोलॉजर बन जाइए, बहुत सारे धन आने लग जाएंगे,
ज्योतिष से आप खूब धन कमा सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष का सीधा संबंध धन से हो गया। आपकी वाणी में दिव्यता आने लग जाएगी, ज्ञानमय वाणी आप बोलने लग जाएगी, कुटुंब में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। यही एर्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठ गया, जहां 3H लिखा हुआ है, पड़ोसी में दुश्मनी करवाएगा, मित्र से धोखा दिलवाएगा, आपको निकम्मा आलसी बना सकता है, मेमोरी कमजोर करेगा। ज्योतिषी बन जाइए, साइंटिस्ट बन जाइए, रिसर्चर बन जाइए, गुप्तचर एजेंसी में, खुफिया विभाग में जॉब कर लीजिए। तो वो सब तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। 20-25 साल का लड़का या लड़कियां भी आती हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी सीनियर सिटीजन भी आते हैं। वो आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है कि वह ग्रह देवता किस एज ग्रुप में आपको इस डिवाइन साइंस में लेके आएंगे। तो इसमें कोई एज की सीमा नहीं होती। और बहुत सारे लोग तो यानी बचपन से ही यही एजुकेशन लेते, उनका पढ़ाई ही संस्कृत और ज्योतिष से होता है। जैसे कोई MA BA करता है तो वे शास्त्रीय आचार्य करते, बचपन से ही वेद शास्त्र ज्योतिष संस्कृत सब पढ़ते हैं। किस एज ग्रुप में ग्रह देवता आपको लेके जाएंगे वो ग्रह देवता को मालूम। 4th हाउस में बैठ गया, माँ का स्वास्थ्य खराब करेगा, माँ के सुख में कमी करेगा। यानी कोई जरूरी नहीं है कि उस हाउस में जितना सबको निगेटिव करे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि किसी हाउस का पूर्ण फलादेश के लिए भाव भाव के स्वामी कारक तीनों को देखते हैं, जो आप सीखेंगे आगे। लेकिन कोई ना कोई पार्ट को डैमेज 101% करेगा। माँ के सुख में कमी करेगा, या माँ का स्वास्थ्य चौपट करेगा, आपके सुख में कमी करेगा, गाड़ी आपने परचेज किया उसका एक्सीडेंट करवाएगा, प्रॉपर्टी के लिए आपने पैसा दिया है, बुकिंग कराई है, उसमें धोखा दिलाएगा। आपने देखा कि बहुत बड़े बिल्डर का है, खूब अच्छा घर बना रहा है, बुकिंग करा ली, गया पैसा, पता चला कि फ्रॉड था, जमीन दिखा दिया, पैसा आपसे ठग लिया, मकान बना ही नहीं, मिलेगा 101%। सैकड़ों कुंडली पे आजमाया हुआ बात ही हम लोग बोलते हैं क्लास में, जिससे कि अनजाने में भी मैं कारण न बनूं, है ना। ये तो दैविक विद्या है, डिवाइन साइंस है, भगवान ने मानव के कल्याण के लिए इस विद्या को दिया है। 5th हाउस में बैठ गया, संतान के सुख में कमी करेगा, या संतान को डैमेज करेगा, आपकी बुद्धि को खराब करेगा, पूर्व पुण्य को नष्ट करेगा। एस्ट्रोलॉजर बन जाइए, सब पॉजिटिव होने लगेगा, पूर्व पुण्य काम करने लगेगा। 6ठे घर में हालांकि विपरीत राजयोग बना देता है, 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में जाए तो एक राजयोग बनता है, जिसको विपरीत राजयोग बोलते हैं। विपरीत राजयोग तो बनाएगा, उल्टे सीधे सभी रास्ते से धन दे देगा, लेकिन रोग देगा, ऋण देगा, शत्रु देगा। 8th हाउस को अपनाइए, ज्योतिषी बन जाइए। अब 6ठे घर में क्या था, किससे संबंध बना दिया, रोग से, ऋण से, शत्रु से। अब एस्ट्रोलॉजर के पास कौन आता है, दुखी व्यक्ति ही तो आते हैं। जिनको रोग पकड़ लिया वो रोग के निदान के लिए आएगा, जो ऋण से ग्रसित है उसके निदान के लिए आएगा, बिना उसके गलती के किसी ने केस कर दिया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, वो आपके पास आएगा, तो उससे आप जुड़ गए ना। 7th हाउस में मेंटल हैप्पीनेस कम कर देगा, पार्टनर धोखा दे देगा, पब्लिक इमेज आपका खराब करेगा, आप जोशी बन जाइए, सब ठीक हो जाएगा। और 8th हाउस में 8th लॉर्ड हो तो ज्योतिष का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। भगवान ने आपके पूर्व जन्म के कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार इस जन्म में जोशी बनने के लिए आपको भेजा है, या अगर आप CBI IB में है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। एज समाप्त हो गया तो फिर जोशी ही बनना पड़ेगा ना। साइंटिस्ट तो बन नहीं सकते, IB में नहीं जा सकते, CBI में नहीं जा सकते। 9th हाउस दुर्भाग्य आएगा, हर काम बनते बनते रुक जाएगा, अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे, नकली मिलेंगे, पिता का भी कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, पिता के सुख में कमी या पिता को कष्ट, जोशी बन जाइए।
10th हाउस प्रोफेशन का संबंध ज्योतिष से, ओकल्ट साइंस से। 11th हाउस सोशल सर्कल का होता है। अब किसी का 11th लॉर्ड 4th हाउस में बैठ गया, 11th लॉर्ड यानी 11th हाउस में जो कारकत्व है, जो भी समान है, वो अपने बैग में भर के चौथे घर में चला गया, सारा कारकत्व वहां लेके चला गया। यानी सोशल सर्कल आपके घर में, डोमेस्टिक लाइफ का होता है ना चौथा घर, जिसके साथ आप रहते हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे, जो भी आपके घर में रहते हैं। दूसरा घर जो है, जो सेकंड हाउस लिखा हुआ है, वो कुटुंब का है। मामा मामी भी आ गए, नाना नानी दादा दादी भी आ गए, भले ही वो आपके साथ न रहते हो, ये सेकंड हाउस है। लेकिन जो आपके रहते हैं साथ, इमीडिएट फैमिली, तो आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, तो सिर्फ बीवी बच्चे माता पिता, तो वो इतना ही हुआ 4th हाउस। दादा दादी अलग रह रहे हैं, तो फिर सेकंड हाउस में चले जाएंगे, बताऊंगा सिखाऊंगा। अब सोशल सर्कल चला गया 4th हाउस में, अगर वहां वह पाप पीड़ित है, तो दोस्त जो है आपके डोमेस्टिक लाइफ को खराब करने का कारण बनेगा। मैरिज एनिवर्सरी में आपने बुलाया अपने दोस्त को, वो आपको बता दिया कि यार आपकी पत्नी का तो इससे चक्कर चल रहा था, आप गया, खत्म डोमेस्टिक लाइफ। वो अच्छा है तो कह रहे वाह बहुत बहुत टॉपर क्लास की स्टूडेंट थी, या पत्नी को ही बताएगा कि तो बहुत विद्वान लड़का है, बहुत संस्कारवान है, मेरा मित्र है, बचपन से हम दोनों दोस्त हैं। तो अगर 11th लॉर्ड 4th हाउस में हो, सोशल सर्कल का संबंध डोमेस्टिक लाइफ से बनता है, अगर वह पाप पीड़ित है, तो अपने मित्रों का आना जाना घर पे बंद रखिएगा। इसीलिए इस लॉजिक को कहा गया है गाइडेंस फॉर फ्यूचर। मैं थोड़ा लॉजिक देके जो बीच में पॉइंट आ रहा है उसको क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है ना। अगेन 11th हाउस में अर्थ लॉ चला गया, तो ओकल्ट साइंस से लाभ, ज्योतिष से खूब कमाएंगे। सीबीआई आईबी में है तो खूब पैसा मिलेगा। बहुत सारे जो सीबीआई अफसर होते हैं तो अपना एजेंट रखे रहते हैं, जिसपे सीबीआई लग गया, अपने एजेंट को भेज के फोन करवाते हैं, इतना में सेटलमेंट हो जाएगा, खूब कमाते पैसा। अगर इस प्रकार का योग है, 8th हाउस गुप्त धन का है, अंडर द टेबल धन देता है और अचानक धन देता है। यानी सीबीआई के केस में फंस गए तो कोई बहुत ज्यादा ऑफर भी करेगा आपको करोड़ों का। कोई बुरा नहीं मानेंगे प्लीज, है ना। मैं किसी प्रोफेशन को न गलत कहूंगा न अच्छा कहूंगा, हम कोई नहीं होते। अगर आपने किसी की गलत तारीफ की है तो आपका पुण्य बल क्षय होगा, और किसी का शिकायत करते हैं इससे भी पुण्य बल क्षय होगा। तो न कभी किसी की गलत तारीफ करनी चाहिए और निंदा तो कभी नहीं करनी चाहिए। वो अपने कर्म का फल वो भोगेगा, उसकी निंदा करके उसका पाप अपने खाते में नहीं डालना है, कभी भी ध्यान रखिएगा। तो हमेशा हम लोगों को एग्जाम्पल देना पड़ता है, प्रधानमंत्री का भी, भाजपा का भी, कांग्रेस आई का भी, पार्टी का भी, या किसी प्रोफेशन का भी। जैसे अभी मैंने सीबीआई एग्जाम्पल ले लिया, चूंकि 8th हाउस से जुड़ा हुआ है और गुप्त धन को डिफाइन करना था, ठीक है ना। तो डॉक्टर का जब एग्जाम्पल आएगा तो एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा आपको समझाने के लिए कि बहुत सारे डॉक्टर हैं जो इस ग्रह से प्रभावित या इस हाउस से प्रभावित होकर डॉक्टर बने। तो वो 10 टेस्ट पहले करवाएगा, पैसा बनाएगा, एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है फिर भी एडमिट कराएगा, कोई टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है फिर भी भारी भारी टेस्ट लिखेगा, है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके पैकेज होते हैं कि इतना का बिल बनाओ तो ये परसेंटेज स्लैब रहेगा, आपका 20% का स्लैब, 25% का स्लैब, कम बिल बनाया 5%, कोई प्रमोशन नहीं। तो सब सिखाना पड़ता है हम लोगों को एग्जाम्पल देके। शिकायत करना प्रोफेशन का काम नहीं होता, हम कोई नहीं होते हैं शिकायत करने वाले। मैं क्यों पाप अपने माथे पे लूंगा धर्म के इस फील्ड में आके, ठीक है ना। 12th हाउस है, अब 12th हाउस बैठ गया, सॉरी 8th लॉर्ड 12th हाउस में बैठ गया, तो बेड प्लीजर का है। पति पत्नी जब बेडरूम में आएंगे तो लड़ेंगे, वाद विवाद करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे। नींद का है, अच्छी नींद नहीं आएगी, दिमाग में कुछ चलता रहेगा, तो 12th हाउस को डैमेज करेगा।
8th हाउस को अपना लीजिए, ज्योतिषी बन जाइए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर सरकार के जो भी गुप्तचर विभाग है उसमें जाने के लिए कोशिश करिए, हो जाएगा आपका सिलेक्शन, जो कि कुंडली इस प्रकार का कहता है। तो देखिए, तो दूसरा रेमेडी जो है, एक तो मैंने वैदिक रेमेडी शुरू से ही बताया आपको, दूसरा रेमेडी है ये है एक्ट अकॉर्डिंग टू प्लानेट और हाउसेस। अगर आपने ग्रह के कारकत्व को अपना लिया, उस हाउस के कारकत्व को अपना लिया, तो ये 100% काम करता है। अब श्रद्धावान होकर आपने डॉक्टरी के पेशा को अपनाया है तो आपका प्रमोशन होगा, नेम फेम मिलेगा, बहुत पैसा कमाएंगे। बहुत ज्यादा श्रद्धा से नहीं भी करेंगे तो है तो डॉक्टर। अब 8th हाउस का काम है आपको पीड़ा के बीच रखना, पीड़ाओं के बीच रखना, है ना। अब सीबीआई किसको पकड़ता है? क्रिमिनल पे लग जाता है, जो गलत कर्म किया उसके पीछे लग जाता है। संघर्ष तो उनके जीवन में आती है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। अगर वो सीबीआई अफसर नहीं होते तो उनको रोग पकड़ता, उनके जीवन में संकट आता। अब कोई डॉक्टर है, अब मुसीबतों के बीच उसको रहना है, जो परेशान है, रोगी है, दुखी है, वही आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, वही आते हैं वकील के पास, वही आते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार काम डिफाइन करता है कि उस प्रकार के पीड़ा से आप किस रूप में जुड़े हैं। तो इस प्रकार 12 के 12 भाव हैं। 8th हाउस में आपका गुप्त धन है, विरासत में धन मिलता है, बिना कमाए धन मिलता है, ज्योतिषी है, ओकल्ट साइंस है, सीबीआई है। 9th हाउस में पिता है, धर्म है, भाग्य है, ठीक है ना। तीर्थ यात्रा करिए, ज्योतिष का किताब पढ़ लीजिए, ओकल्ट साइंस का किताब पढ़ लीजिए, ये धर्म का है। 10th हाउस है, प्रोफेशन का है। 11th हाउस सोशल सर्कल का, मैंने बताया आपको। 11th हाउस अगर पाप पीड़ित है तो अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे, यानी सोसाइटी में जो सर्कल है आपका वो अच्छा नहीं मिलेगा। 12 मगर नींद का है, भी बता दिया, ठीक है। समय अब थोड़ा सा तेजी में खींचना पड़ेगा। आगे नहीं बढ़ रहा है। थोड़ा सिलेबस का ब्रीफ में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि आप क्या पढ़ेंगे 3 महीने में। अब ज्योतिष परिचय, ज्योतिष का तो परिचय देना ही है। डिवाइन साइंस है, ज्योतिष का अर्थ है ज्योति ज्योतिष, प्रकाश का देवता या ईश्वर का प्रकाश, वह प्रकाश जो हमारे समाज को, हमारे जीवन को, हमारे राष्ट्र को प्रकाशित करता हो, यानी हर प्रकार की खुशियों से भरता हो, उजाला लाता हो। 9 ग्रहों का परिचय है, उसके सबके कारक तत्व हैं, मंत्रिमंडल, ग्रहों का वर्ण, जैसे यहाँ वर्ण होता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ग्रहों का भी होता है, उसका प्रभाव होता है। ग्रहों के लिंग, स्त्रीलिंग, पुलिंग। अब कोई महिला है, उसके लग्न में, जो लग्न जातक खुद है, पुरुष ग्रह बैठा है, सूर्य पुरुष ग्रह है, मंगल पुरुष ग्रह है, और जो ऑड राशियां हैं वो पुरुष है। एक मेष राशि, 3, 5, 7, 9, तो महिला की कुंडली है, लग्न में पुरुष राशि है और पुरुष ग्रह बैठा है, तो महिला होते हुए भी उनका स्वभाव ना पुरुषोचित होगा, पुरुष वाले गुण होंगे, यानी हिम्मत होगा, मेहनत होगा, जो पुरुष का गुण है। और पुरुष है कोई, लेकिन लग्न में फीमेल राशि है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और फीमेल प्लानेट बैठ गया है, चंद्रमा, शुक्र, तो उसमें नारियोचित गुण पाए जाएंगे, यानी वो कोऑपरेटिव होगा, सहनशील होगा, आपकी मदद करने वाला होगा, सारे अच्छे गुण उसमें होंगे जो नारी के अच्छे गुण होते हैं। और नारी में अगर इस प्रकार की बात है तो नारियोचित गुण और मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताएंगे सब शुभ अशुभ ग्रह, जैसे मैंने बताया था, ग्रहों की दिशाएं, तो ग्रहों की दिशाएं जानने पर यह पता चलता है। राशि की भी दिशाएं होती है, कि शादी किस दिशा में होगी, जॉब किस दिशा में लगेगा, भाग्योदय किस दिशा में होगा, सब बताएंगे। ग्रहों की गति कौन, जैसे शनि है, एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, सूर्य एक राशि में 30 दिन के लिए, सब बताऊंगा। सौर मंडल में राशियां, राशियों के प्रकार, ये सारे राशि से रिलेटेड चीज बताऊंगा। नक्षत्र जो मैंने ब्रीफ में बताया था, फिर
ग्रहों की जानकारी, कहाँ उच्च का होता है, कहाँ नीच का होता है, ग्रहों की दृष्टि, किस घर को देख के वह बुरा करेगा, पापी ग्रह होते हुए भी अच्छा कब करेगा। कोई जरूरी नहीं कि मंगल जिस हाउस को देखे, शनि जिस हाउस को देखे उसको डैमेज ही करेगा, ऐसा नहीं है। किताबी तो बनना ही है, जो किताब की बातें लिखी है, लेकिन उसका विशेष अर्थ होता है, तो मैं सब बता दूंगा आपको। ग्रहों के अनुसार कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, ग्रहों से कौन से रोग होता है, उसको कैसे ठीक करेंगे, कहाँ उच्च कहाँ नीच का होता है, ये सब बताऊंगा। ग्रहों के फलादेश के नियम, यानी 9 के 9 ग्रह किस हाउस में बैठ के किस प्रकार का फल देंगे, साढ़े साती, काल सर्प दोष क्या होता है, इसके शांति के उपाय, ये सब आप सीखेंगे। 12 भाव अभी तो ब्रीफ में बताया, 12 भाव को एक्सप्लेन करके बताएंगे। पहला भाव से लेकर 12 भाव तक सबको एक्सप्लेन करेंगे और सबको फलित करने का तरीका बताएंगे साइंटिफिक वे में, लॉजिकली, जिससे कि आप कभी भूले नहीं। ये विश्वोत्तरी महादशा, जैसे मैंने बताया था, अभी मोदी जी फल अपना कब दे रहे हैं, जब वे प्रधानमंत्री हैं, है ना। अभी राहुल गांधी का ज्यादा फल नहीं है देश के लिए, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। उसी प्रकार ग्रह अपना फल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा में देते हैं। तो महादशा के नियम होते हैं, अंतरदशा के नियम होते हैं, कि कौन ग्रह महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा में आकर अच्छा फल देगा, बुरा फल देगा। फिर गोचर, ट्रांजिट में अभी ग्रह जहां ट्रांजिट कर रहे हैं, शनि अभी कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, हैप्पी मूड में है, अच्छा फल देने के लिए बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद जन्म कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, बुरा योग भी, अच्छा योग भी, नीच भंग राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग, चंद्रमा से, सूर्य से, लग्न से बनने वाले सारे योग का वर्णन करेंगे। फिर पंचांग देखना सिखाएंगे आपको, मुहूर्त निकालना सिखा देंगे, शादी कब होनी चाहिए, किस मुहूर्त में होनी चाहिए, व्यापार कब करें, किस दिन उद्घाटन करें, गृह प्रवेश कब करें, है ना। ये सब पंचांग, तिथि वार नक्षत्र योगकरण, इसकी जानकारी देंगे। फिर कुंडली विवेचन की विधि, जब सब हो जाएगा तो कोई कुंडली आपके सामने आए उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, जो अभी तक पढ़ा उसकी सहायता से ही किसी भी कुंडली को आप प्रेडिक्ट करेंगे, 12 के 12 भाव को, ये सारा आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। तो इस कोर्स के विषय में आपको हम बताते हैं, ये 5 जुलाई से शुरू हो रहा है। टाइमिंग 8:02 ही रहेगा, 3 महीने का कोर्स है, सप्ताह में 2 क्लासें होंगी, तो 3 महीने में 24 क्लास होता है, एवरी ट्यूसडे और वेडनेसडे। हर मंगलवार और बुधवार को 8 बजे से 9:30 बजे, 8:02 से 9:32। थोड़ा न्यूमरोलॉजी का यूज हमने कर लिया है अपने लिए, तो 8:32 कर दिया है, 9:32 तक 1.5 घंटे का क्लास रहेगा। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको अगले दिन मिल जाएगी, क्लास के पहले स्टडी मटेरियल आपके पास आ जाएगा, यानी ट्यूसडे वेडनेसडे को जो आप पढ़ेंगे वो पहले आ जाएगा आपके पास, ताकि आप पढ़ के आए, जिससे कि अच्छी तरह आप समझ के आए। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जुड़ जाते हैं, तो उनको ई सर्टिफिकेट ही भेजना पड़ेगा। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वैसे 6,000 रुपीज है, लेकिन आज वेबिनार है तो वेबिनार में कुछ देना होता है। जैसे मैंने ग्रह का रेमेडी बताकर, भाव का रेमेडी बताकर आपके समय की कीमत को देने की मैंने पूरी ऑनेस्ट कोशिश की है, भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसके आधार पे, तो पैसे के रूप में भी कुछ देना होता है, डिस्काउंट। तो ये 5,500 रुपीज सिर्फ रखा गया है। ये पहले 10 स्टूडेंट के लिए है, जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट होंगे उनके लिए सिर्फ 5,500 है। 11वां स्टूडेंट जो होंगे उनके लिए फिर बढ़ा हुआ रहेगा, 6,000 से अधिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा समय पे। और जो मंथली पेमेंट करना चाहते हैं वो 2100 पर मंथ कर सकते हैं, फिर उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा। मेरा जीपे नंबर है 8527931515, इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं, या बैंक डिटेल्स है, ये ग्रुप में मैंने सब शेयर कर दिया है, ये बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या क्यूआर कोड में भेज दूंगा, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक रेमेडी जो सेकंड में है, एक्ट अकॉर्डिंग टू हाउस एंड प्लानेट, ये तो मैंने आपको
बता दिया ब्रीफ में। एक है सावन शुरू हो रहा है। कब से सावन है? 4 जुलाई से। हर तीसरे वर्ष अधिक मास की व्यवस्था महर्षियों ने किया है, बताएंगे क्लास में। तो इस बार अधिक मास लग रहा है, यानी 1 महीना अधिक हो रहा है, इसलिए इसको अधिक मास बोलते हैं या मलमास भी बोलते हैं। मलमास और खरमास में अंतर है, ध्यान रखिएगा। खरमास को मलमास नहीं समझना है। खरमास बोलते हैं जब सूर्य अपने गुरु के राशि में जाते हैं, धनु राशि या मीन राशि में, तो उसको खरमास बोलते हैं। अपने गुरु के पास जाते हैं तो उनका सारा ध्यान गुरु से ज्ञान ग्रहण करने पे होता है। जैसे आप जाते हैं गुरु के पास, सभी देवता गुरु के शिष्य है ना, तो इसीलिए संसार का वो बहुत ज्यादा भला नहीं कर पाते, क्योंकि उनका पूरा ध्यान गुरु के साथ साधना उपासना में होता है। तो खरमास लगा दिया महर्षियों ने कि इस 1 महीने में कोई मंगल कार्य रोक दीजिए, नहीं करिए, तो खरमास कहलाता है। और ये मलमास होता है जो 3 साल पे लगता है, इसको अधिक मास भी कहा गया है। भगवान कृष्ण ने इसका नाम अधिक मास रख दिया। तो इस बार अधिक मास 3-3.5 साल पे आता है, 3.25 साल 3.5 साल लगभग। तो सावन इस बार 2 महीने है, 4 जुलाई से 31 अगस्त तक। तो इसमें 8 सोमवारी पड़ जाएगा, लाभ उठाइए। इसमें एक बहुत बढ़िया उपाय मैं बताता हूँ। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। लोग बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं। सावन के महीने में ये शास्त्रगत है। बेलपत्र का पौधा आप सार्वजनिक स्थान पे लगा दीजिए और उसकी सेवा करिए या सेवा की व्यवस्था करिए, तो पूरा वर्ष पूरा जीवन जो शिव साधना का लाभ एक शिव भक्त को मिलता है, तो एक बेल पत्र का पौधा लगा देने से आपको मिलेगा। थोड़ा इसका लॉजिक मैं दे देता हूं जिससे कि आप 100% विश्वास करके लगा दें। देखिए, जब आप बेल पत्र का पौधा लगाएंगे, वो बड़ा होगा, उसका पत्र तोड़कर भगवान शिव को चढ़ेगा, उसके कर्म का लाभ उसको मिलेगा जो भी शास्त्र वर्णित है। आप माध्यम बने, आपने वो सुविधा प्रदान किया था, वो भगवान को पता है। भगवान का सीसीटीवी सदियों से लगा हुआ है। जब से ब्रह्मांड है तभी से एस्ट्रोलॉजी है, और जब से ब्रह्मांड है तभी से भगवान का सीसीटीवी लगा हुआ है। उनके सीसीटीवी से आप नहीं बच सकते। अगर आपने बेलपत्र का पौधा लगाया है तो किसी को दिखाना नहीं दिखाना कोई मैटर नहीं करता। भगवान ने देख लिया है, उनको पता है कि ये पौधा आपने लगाया है, और उसका पत्र टूट के जब भी शिव भगवान को चढ़ेगा तो उसके कर्म का उसको 100%, लेकिन उसका जो भी आपका बोनस है आपके खाते में ऐड होता रहेगा। इसी प्रकार जब धर्म में आप कार्य करते हैं, किसी संत को सहायता करते हैं धर्म का कार्य करने में, तो 9th हाउस आपका एक्टिव होके इसी कारण से सुफलदायी होके आपके जीवन को खुशमय बनाता है, सुखी बनाता है। तो बेलपत्र का पौधा जरूर लगाइए। दूसरा तो लॉजिक साइंटिफिक है कि कोई भी पौधा है तो आप जब लगाएंगे तो समाज में लोगों को पता चलेगा कि अमुक आदमी ने इस पौधा को लगाया था, तो उसके दिल में भी प्रेरणा जगेगी, तो वह भी लगाएगा। अगर आप प्रेरणा के स्रोत बने हैं तो फिर बोनस आपके खाते में आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इसको हमारे पिताजी ने लगाया था, उनके जाने के बाद भी कोई कहता है कि इस पौधे को हमारे दादा ने लगाया था, बाबा ने लगाया था, फिर पीढ़ी में लोग लगाने लग जाता है, तो बड़ी लाभ मिलता है जन्म जन्मांतर। तो आपके द्वारा जो महर्षियों का उद्देश्य था, ईश्वर का उद्देश्य था इस कार्य के कारण लाभ देने का, वो पूरा होता है। ठीक है, तो आप सभी ज्योतिष सीखने के लिए आए हुए हैं, और यह प्रभु की इच्छा है तभी आप आए। उनकी इच्छा के बगैर उनके विद्या को कोई अपना नहीं सकता, बल्कि सुन भी नहीं सकता। यह डिवाइन मैसेज है, डिवाइन ब्लेसिंग है कि आप इस विद्या को सीख के अपना भला करें, समाज का भला करें, राष्ट्र का भला करें, परिवार का भला करें, या खुद अपना भला करें। तो आपकी कुंडली भी बता देगी, और आपका जो भाव है जैसा है करें। कोई जरूरी नहीं है कि इस प्रोफेशन को आप अपनाएं।
अपनाने वाले तो 1-8% लोग ही होते हैं। जैसे हम जैसे लोग होते हैं, आप बहुत सारे देखेंगे बड़े बड़े पोस्ट को छोड़ के एस्ट्रोलॉजर बन जाते, क्योंकि प्रभु उनको जागृत कर देते कि अब सारा समय ईश्वरीय कार्य में देना है। साधना मेडिटेशन का जो लाभ मिलता है, वो सारा लाभ श्रद्धा भाव से ज्योतिष पढ़ने का मिल जाता है। तो आप सभी इनरोल्ड हो, एडमिशन शुरू हो गए हैं, कुछ स्टूडेंट इनरोल्ड हो चुके हैं, वे सारे हमारे परिचित थे। जैसे उनके पास मैसेज गया, वे इनरोल्ड कर लिए। 5500 रुपीज आप जीपे के थ्रू या बैंक अकाउंट में जमा करके उसका स्क्रीनशॉट जो नंबर स्क्रीन पे था उस पर भेज दीजिए, या जीपे नंबर पे भी आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। फिर एक पेड ग्रुप होता है, उसमें आपका नाम आ जाएगा। फिर क्लास की लिंक 5 तारीख से जाने लगेगी। 5 तारीख से क्लास है, कोई भी क्लास नहीं छोड़िएगा। किसी कारण से छूट भी गया तो फिर अगले दिन रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है, अनम्यूट करो।